तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नवी मुंबई से, जहां पर ऑफिशियली मेट्रो का इनॉग्रेशन हो गया है काफी लंबे समय के इंतजार के बाद में। तो दोस्तों ये एक ऐसी मेट्रो लाइन थी जो रेडी तो काफी समय से थी, हालांकि इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिले हुआ था, लेकिन रेडी होने के बावजूद प्रॉपर डेट्स न मिलने की वजह से इसका इनॉग्रेशन हो नहीं रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पर काइंड ऑफ थोड़ा बोल सकते हो अचानक इस मेट्रो का इनॉग्रेशन हो गया है। कोई भी बहुत बड़ा इवेंट इसके समय पर नहीं हुआ, पूजा वगैरह तो जरूर हुई, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन कोई बहुत बड़े मिनिस्टर को बुला वगैरह के यहाँ पे काम नहीं किया गया। और पब्लिक के लिए डायरेक्टली इसकी पहली रेड ओपन थी, यानी कि जो 3:15 साढ़े 3 के आसपास पहली रेड शुरू हुई, वहाँ पे नॉर्मल पब्लिक सीधे सीधे जा सकते थे, कोई यहाँ पे स्पेशल एक्सेस नहीं था। और कल सुबह 6 से लेकर रात को 12 तक ये ट्रेन चलती रहेगी लोगों के लिए। नवी मुंबई के सीवड़ी बेलापुर से लेकर पेंधर के बीच में ये ट्रेन चलेगी और काफी इंपॉर्टेंट लाइन ये बनेगी नवी मुंबई के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो नवी मुंबई के अंदर चल रही ट्रांस हार्बर और हार्बर लाइन के बाद में ये एक ऐसी फर्स्ट नई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मास रैपिड की, जिसको लोगों के लिए ओपन किया गया। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिन्होंने सिंगल डे रिकॉर्ड बनाया है ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स और खुद का ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जब पर 24 घंटों में 1032 फ्लाइट मूवमेंट्स यहाँ पे की गई। अब दोस्तों ये सबसे अनोखा रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट है, सिंगल रनवे के हिसाब से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी कि तकरीबन 84 सेकेंड्स में एक फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ या लैंड हुई है मुंबई के इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये दोस्तों वैसे काइंड ऑफ एक अच्छी बात तो है कि हम इतना एफिशिएंटली ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बुरी बात भी है क्योंकि मुंबई जैसे शहर के अंदर एक सिंगल रनवे ऑपरेट हो पाता है। नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है इस चीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल करेगा, लेकिन हमारे एफिशिएंसी को भी यहाँ पर हम दर्शा सक रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है कलकत्ता से, जहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मिला है और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो साल 2014 से बंद है वो जल्दी मार्च 2024 में ओपन हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। और देश का ये तीसरा इक्विटी एक्सचेंज बनेगा। अब जो लोग नहीं जानते, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, पूरे के पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि एशिया के अंदर। बीएससी के कुछ समय बाद ही ये खुला था, लेकिन कई इश्यूज के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, एनएससी खुलने के बाद में इसका रिलेवेंस कम होते गया और बाद में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके बाद में 2014 के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से ये न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में खुलने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लॉन्ग अवेटेड एस्पिरेशन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, जिन्होंने फाइनली कहा है कि वो एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल एकेडमी सेटअप करेंगे भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। तो AIFF फीफा एकेडमी ये होगी, यानी फीफा के अंतर्गत बनी हुई ये एकेडमी होगी। और जो चीफ ऑफ फुटबॉल डेवलपमेंट फीफा के जो चीफ है, उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान ये अनाउंसमेंट्स की है। ऑब्वियसली ओडिशा का भी यहाँ पर काम है और ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इसके वजह से जो ओडिशा और साथ साथ देश भर के अंदर फुटबॉल एस्पिरेंट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन हो पाएंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए उनको एक्सेस बेहतर तरीके का मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली फीफा का सीधा एसोसिएशन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है सोनी कॉर्पोरेशन ओन डायरेक्ट टू कंज्यूमर सर्विस क्रंची रोल से रिलेटेड, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमे कंटेंट प्लेटफॉर्म है। और इन्होंने कहा कि वो भारत के अंदर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स के अंतर्गत। तो बेसिकली कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि भारत के अंदर वो ऑफिसेस बनाना चाहते हैं जहां पर वो कंटेंट लोकलाइजेशन, प्लेटफॉर्म और टैलेंट हायरिंग इन जैसे कामों को करेंगे। यानी बेसिकली यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इनका बेस है उसको अपना प्रोडक्शन हाउस का सब्सिडरी ये बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एनिमेस का कुछ हिस्सा इंडिया में से बनकर बाहर जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जाके सीएम के द्वारा अप्रूव किए गए हैं टोटल 12 प्रोजेक्ट्स 11 अलग डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट किया गया है वो है भुवनेश्वर कटक मेट्रो रेल लाइन। तो ये अप्रूव प्रोजेक्ट के बारे में वैसे पहले भी पता था। 5929.38 करोड़ रुपीस का ये मेट्रो है। फेज 1 में 26 किलोमीटर लंबा होगा, 20 स्टेशन यहाँ पर होंगे और इसके वजह से उड़ीसा को एक बहुत जल्दी अपना पहला मेट्रो सिस्टम देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर न्यू दिल्ली ने एक नया अग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर इंडिया डेवलप्ड जेन एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर्मीनिया खरीदेगी, ऐसा कहा गया है। तो वैसे आर्मीनिया ने वैसे हमसे पिनाका रॉकेट्स भी खरीदे थे, अब डायरेक्टली हम इनको बोले इंडिया में बने हैं नहीं है वो अलग बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो ऑर्डर है वो आर्मीनिया के द्वारा हमें मिला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया बेस्ड PTC इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने साफरान एयरक्राफ्ट के साथ में कोलैबोरेट किया है देश के अंदर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली लीप इंजन कास्टिंग का पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेक इन इंडिया के अंतर्गत PTC इंडस्ट्रीज बना के साफरान को देगी। प्रॉपरली ये जो प्लांट बनेगा वो लखनऊ में बनेगा। सप्लाई चेन जो है लीप प्रोडक्शन इंजन की वो यही के आसपास की होगी और इसके वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविएशन के अंदर जो आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के अंदर आने वाला हिस्सा है वो भारत में बनना शुरू होगा। वैसे एविएशन के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स आती रही है, जहाँ पर हमने बोइंग, एयरबस सबके
अनाउंसमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सुने हैं। A320 नियो का तो MRO फैसिलिटी नासिक में बनने वाला है, तो ये बड़ी खबरें तो है ही। इसके अंदर एक और अच्छी खबर, अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे पीएम के द्वारा लॉन्च किए गए एक 24,000 करोड़ के प्लान से रिलेटेड, जो बेसिकली हमारे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाया गया है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली 24,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ रिलीज हो गए हैं। तो ये जो 24,000 करोड़ रुपए ये बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स है वगैरह उनके बेटरमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाएंगे। झारखंड के अंदर ये अनाउंसमेंट की गई। और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल ऐसे आप कह सकते हो सब्सिडरी स्कीम्स है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट की गई। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो रेलवे से, जिनके रेवेन्यू ने क्रॉस किया है ₹1.5 लाख करोड़ इस साल के लिए, और फ्रेट रेवेन्यूज में से है 1 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेवेन्यूज है वो 6.5% से बढ़े हैं फिस्कल टू फिस्कल, और ओवरऑल टारगेट ग्रोथ के हम आगे 9% से है। यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि जो गोल्स है या टारगेट्स रखे गए रेलवे के द्वारा वो ऑब्वियसली आगे जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि बारिश के बाद में जो डिमांड है फ्री ट्रेन की वो बढ़ रही है, आगे पर जा रही है, जिसकी वजह से और ज़्यादा तेज़ी से अब रेवेन्यू ग्रो होगा बचे हुए महीनों के अंदर, इस साल के अंदर, जिसकी वजह से हमें बेहतर रिटर्न्स देखने मिलेंगे इस साल के अंत तक या फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। आज के आज पीटी सोल के बारे में बात करें। कंप्यूटर साइंस 2518 पूछता है व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बट इग्नोरिंग सोशल डेवलपमेंट। तो देखो यार, सोशल डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है ना वो बहुत अलग होता है। सोशल डेवलपमेंट लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं सकता है। तो देखो एक बात में समझने की कोशिश करो, डायरेक्टली लोगों के हाथ में अगर पैसों दोगे ना तो उसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म फायदे नहीं होते। हाँ, बेनिफिट जरूर होने चाहिए, नेसेसिटीज़ को जरूर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, बेसिक लेवल ऑफ फूड हो, इन जैसी दूसरी चीज़ें। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों को केपेबल बनाता है अपने आप को उस स्टार्टअप सोसाइटी में लेके जाने के लिए जो उनको खुद सोशली डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हाईवेज, मेट्रोज, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स वगैरह, ये सब देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी को मदद करते हैं क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए ये चांस अच्छा बनाते हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। जब ये जॉब अपॉर्चुनिटी खुलती है तो एक स्टार्टअप सोसाइटी को नौकरियां मिलती है, वो पैसे कमाते हैं, जब वो पैसे कमाते हैं तो वो खर्च करते हैं। और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो वन ऑफ द बेस्ट प्रूवन चीज़ है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर लेकिन दुनिया में सदियों से ये चीज़ प्रूवन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद में जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो निचले वर्ग के क्यों ना हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, नौकरियों के ज़रिए, काम के ज़रिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए, और उसके बाद में वो खुद का विकास कर पाते हैं। वहीं पे अगर गवर्नमेंट सीधा सीधा पैसा डाल देगी तो यहाँ पर इतने अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। लोग जो है कुछ समय के लिए तो रिलीफ में रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने आप के लिए कुछ सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब ये हम डायरेक्टली भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रही है। आज के डेट में मल्टीपल स्कीम्स है, चाहे वो हेल्थ केयर रिलेटेड हो या फिर अभी तो फ्री में खाना बट रहा है लॉकडाउन के बाद से देश भर के अंदर हर फैमिली में। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो सोशल डेवलपमेंट में काउंट हो सकती है। अगर सोशल डेवलपमेंट में सॉफ्ट इश्यूज़ को चूज़ किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया या यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि सॉफ्ट प्रॉब्लम है, जैसे यूएस वगैरह के अंदर अभी रेसिज्म वगैरह बोला जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर इंडिया में लागोगे तो भी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोअर स्टार्टअप सोसाइटी में जाके देखते हो, भारत जैसा देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या अभी भी अगले वक्त का खाने के बारे में सोचती है या फिर अपने परिवार का फ्यूचर के बारे में देखती है, तो वो सोशली लोगों की सोच कैसी है ना, उससे उनको मैटर नहीं करता है। उनकी प्लेट पे क्या आ रहा है उनको वो मैटर करता है, उनको काम क्या मिल रहा है, वो कैसे काम कर पा रहे हैं, क्या वो अपनी फैमिली के लिए चीज़ें ऐसे कर पा रहे हैं, उनको उससे फ़र्क पड़ता है। उनको बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बारे में अवेयर भी नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रायोरिटी पे वैसे भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके उसके सवाल आप नीचे मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई न्यूज़ अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर।